introduction, session 02 running JS application, म्हणजे जो काही कोड आहे तो रन करायचा. सेशन थर्ड variable and comments. Session 4 data type. Session 05 operator. Session 6 statement, and session 7 function. काय तुम्हाला हे क्लिअर आहे की आपण या JS फंडामेंटल मध्ये काय काय करणार आहोत? इंट्रोडक्शन, रनिंग JS application, variable and comments, data types, operator, statement and function. हे आपण कव्हर करणार आहोत. सो बेसिकली मी तुम्हाला एकदा क्विक रिकॅप करून देतो की प्रोग्रामिंग लँग्वेज वर्सेस इंग्लिश लँग्वेज, किंवा आपण इंग्लिश वर्सेस प्रोग्रामिंगचं जर का आपण घेतलं तर काय काय असतं. प्रोग्रामिंग सिम्पली आपण जस्ट कम्पेअर करतो. जसं की इंग्रजीमध्ये आपल्याला 0 to 1 नंबर असतात, अल्फाबेट्स असतात, A to Z. सेम प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये सुद्धा 0 to 9 नंबर असतात, अल्फाबेट्स आहेत. पहिल्या पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, काही स्पेशल सिम्बॉल्स आहेत, जसं की इंग्रजीमध्ये हे असतात, इंग्लिशमध्ये हे जे काही सिम्बॉल असतात हे स्पेसिफिक काहीतरी टास्क कंप्लीट करत असतात. हे जे सिम्बॉल असतात हे सुद्धा सिम्बॉल जे आहे ते सेम प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये अवेलेबल असतात, पण यांना काय म्हटलं जातं? ऑपरेटर. येस, ऑपरेटर असं म्हटलं जातं. सेम. ठीक आहे. देन थर्ड पार्ट आहे ABCD, आणि हे ऑपरेटर कंबाईन करून एक बनला जातो. इंग्रजीमध्ये इंग्लिशमध्ये ABCD जेव्हा जोडतो तेव्हा काय बनला जातं, तो काय बनतो, तो वर्ड बनतो. इथे सिमिलरली जे काही ABCD जोडून बनतो, वर्ड सारखं जो काही प्रोग्रामिंग मध्ये बनतो त्याला काय म्हटलं जातं? व्हेरिएबल. जेव्हा मल्टिपल वर्ड इंग्लिश मध्ये एकत्र जोडतात तेव्हा काय बनतं? इथे जेव्हा मल्टिपल अनेक व्हेरिएबल एकत्र आपण जोडतो तेव्हा काय बनतं? इथं स्टेटमेंट बनतं. जेव्हा अनेक सेंटेन्सेस एकत्र बनतात तेव्हा आपण काय बनतं इंग्रजीमध्ये? पॅराग्राफ. पण त्याच पॅराग्राफ सारखं अनेक स्टेटमेंट एकत्र जोडले की काय बनतं? फंक्शन. आणि आपल्याला शिकायचं आहे फंक्शन पर्यंत, आपण JS फंडामेंटल मध्ये फंक्शन पर्यंत शिकणार आहोत. आता इथे बऱ्याचशा गोष्टी आहेत ज्या आपण ऍडव्हान्स मध्ये खूप कव्हर करणार आहोत, जसं की पॅराग्राफच्या नंतर एक पेज बनेल. इथे जो आहे मल्टिपल फंक्शनचा बनेल एक क्लास. इथे मल्टिपल पेजचं तुमचं लेट्स सी 7व्या क्रमांकावर बनेल पेजचं एखादा लेसन किंवा चॅप्टर. इथे मल्टिपल क्लास, अनेक क्लासेसचं बनेल. इथे काय बनेल? मॉड्यूल बनेल. देन अनेक लेसनचं एक तुमचं बुक किंवा सब्जेक्ट बनेल, आणि इथे अनेक मॉड्यूल पासून बनेल तुमचं सॉफ्टवेअर किंवा त्यालाच ऍप्लिकेशन असं म्हणतात. आणि it is not only for the JavaScript but also it is for all the language: Python, C, C++, Java, .NET, Ruby and Rails. This is the similarity. Everything 90% everything is the same. Only 10% is the changes.
क्या आप लोगों को क्या चेंज होता है, मैं आप लोगों को एग्जांपल बता देता हूँ। जब मान लेते हैं एग्जांपल के लिए पाइथन है और एक जावा, इनमें कितना अंतर होगा। मैं एक वर्ड के बारे में लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखा हेलो और यहाँ पे लिखा हेलो, कितना अंतर है दोनों वर्ड में? कैपिटल एंड स्मॉल। बस उतना ही अंतर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है, बाकी सब कुछ सिमिलर रहता है। लेकिन स्टूडेंट के मन में डर लगा रहता है कि अरे भाई मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, पाइथन नहीं पढ़ी। 90% सिमिलरिटी ही होती है, 10% सिर्फ अलग होता है। लेकिन वो 10% के लिए ना पता होने की वजह से डरते हो आप लोग। तो ये तो गलत है। तो आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीखो, बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेम होती है। सारे टर्मिनोलॉजी जो होते हैं, वर्ड जो होते हैं, सेम ही होते हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। फॉर एग्जांपल रियलमी का फोन और एमआई का फोन, कितना अंतर होगा उसमें? कोई नहीं। बहुत नॉमिनल सी चीजें होती है, लेकिन मेन बैकबोन कोर वाला जो है, सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी यही होता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखते हो नए से, तो उसका सिर्फ 10% वाला सिंटैक्स चेंज होता है, इस्तेमाल करने का जरा सा तरीका चेंज होता है, बाकी सारी कंसेप्ट जो है वो सिमिलर होती है। इतना सिंपल होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना। बट प्रैक्टिस करना, उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, ये आप लोगों को तभी आ जाएगा जब आप कंसेप्ट समझोगे, रटोगे नहीं। तो चलिए, और ये सब कुछ हम लोग कॉमन जो है जावास्क्रिप्ट के साथ करने वाले हैं, जो कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो आपको तो पता ही चल गया होगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा ऑपरेटर, वेरिएबल, तो यहाँ पे वेरिएबल भी है, एडिशनली कमेंट्स है। ओके, ठीक है ना, चलेगा, कोई बात नहीं, कोई कोई इशू नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये अच्छी बात होती है कभी भी किसी भी मतलब। गाइस, वो मेरा अडाप्टर थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, पूरी तरह से डेड हो गया था। अभी आवाज आ रहा है सही से? यस सर। ठीक है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए आपको यही कॉमन देखना है। क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्या बेस है इसका? एडिशनली ये जो टाइप होते हैं, जैसे कि एक इसके अंदर और एक मैं जोड़ देना चाहता हूँ कि जैसे कि नंबर है, कैरेक्टर्स है, तो इसमें ना एक और चीज होती है जिसे हम लोग अलग अलग प्रकार का डेटा कह सकते हैं, जिसे हम लोग डेटा टाइप रख सकते हैं यहाँ पे, डेटा टाइप। तो यही आपको फंडामेंटली एकदम स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छे से करना है। ठीक है। हम लोगों ने अभी जावास्क्रिप्ट के एप्लीकेशन को रन करना सीखा है, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वेरिएबल क्या है ये जानेंगे, एंड कमेंट्स क्या है। तो वेरिएबल से पहले मैं आप लोगों को ये कंप्लीट करा देना चाहता हूँ कि कमेंट्स क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कमेंट्स, इट इज यूज टू यूज टू शो नोट्स, but it is not code,
नॉट अ कोड। मैं नीचे नीचे लिख देता हूँ। कमेंट्स क्या है? ये नोट्स के लिए हम लोग करते हैं, इंफॉर्मेशन देने। इट इज यूज एज अ नोट्स। इसका जो पर्पस है, नोट्स के जैसे यूज करते हैं हम लोग इसे, और इसे एज अ कोड नहीं माना जाता। इट इज नॉट अ कोड, हेंस कंपाइलर इग्नोर इट। यानी कि कंपाइलर जो होता है वो एज अ कोड नहीं मानेगा, उसे छोड़ देगा नोट्स के लिए, बस पर्टिकुलर कोड की इंफॉर्मेशन लिखने के लिए कि हमने ये किस लिए लिया। तो कमेंट्स जो होती है, दो तरह की कमेंट होती है। पहली कमेंट्स होती है सिंगल लाइन कमेंट, एक कमेंट लाइन को कमेंट कर सकते हैं। दूसरा है आपका मल्टी लाइन कमेंट, और ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है। ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स का अवेलेबल होता है। सिंगल लाइन कमेंट हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, ये वाला। मल्टी लाइन कमेंट हम लोग इस तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट में करते हैं, स्टार स्टार, और इसके अंदर जितने भी कमेंट्स होंगे वो रख सकते हैं। क्या आप लोगों को सिंगल लाइन कमेंट मतलब 2 डबल स्लैश है, और ये स्टार्टिंग मल्टी लाइन और एंडिंग मल्टी लाइन है? इसका मैं इस्तेमाल करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या इस्तेमाल होता है इसका। सर कमेंट और जो करते हो यही रहता है मल्टी लाइन। हाँ हाँ, यही से को हम लोग कमेंट, कोई भी मतलब आप जब करते हो तो वही रहता है, बट आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है एग्जैक्टली, कितने कमेंट्स देने, सिंगल लाइन के लिए कमेंट करना है या कैसे। ठीक है, अभी देखो मेरे पास इस जेएस के अंदर मैं एक फाइल बना देता हूँ, कमेंट्स डॉट जेएस कंसोल डॉट लॉग हेलो कंसोल डॉट लॉग वेलकम। अब ये कितने स्टेटमेंट है आपके सामने आउटपुट दिखाने के लिए? तो 2। अभी मैं इसे रन भी कर लेता हूँ, पर्टिकुलर इसमें जाके, फोल्डर में जाके, नोड, और वो जो कमेंट वाला है वो रन कर देता है। तो आउटपुट में कितना दिख रहा है आप लोगों को? 2 स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं, बराबर। यस अभी सर। अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं पहला वाला जो है कमेंटेड आउट किया। अभी ये कमेंटेड, ये कौन सा कमेंट्स है? ये कौन सा कमेंट किया मैंने यहाँ पे? सिंगल लाइन। हाँ, मतलब ये सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट हुआ। क्या ये प्रिंट होगा अभी हेलो? नो सर। नहीं नहीं नहीं। सर। तो मतलब वो कंपाइलर उसे प्रिंट नहीं करेगा, इग्नोर करेगा। तो देखो, अगर आपको लगता है कि बहुत सारे लाइन को आपको करना है तो आप क्या करोगे? मल्टीपल लाइन को अगर आपको करना है तो आप जो कमेंट है इस तरीके से, बस इतना ही इसका पर्पस होता है। ऐसे जैसे कमेंटेड किया, क्या अभी कुछ प्रिंट होगा? नहीं सर। नो सर। मल्टी लाइन, इसका मुख्य यानी मेन पर्पस होता है कि हमें ये दिखाना होता है, कोई फंक्शन है एडिशन का, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इट इज यूज फॉर कैलकुलेट पीएफ। ऐसे एक इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं कि कोई अगर पीएफ कैलकुलेट हो रहा है या वो फंक्शन कुछ काम कर रहा है, तो इस तरीके से आप कमेंट्स लिख सकते हैं फॉर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। या मैं ये बोल सकता हूँ कि हमने टेस्टिंग के लिए ये कमेंट किया है, वी कमेंटेड आउट फॉर टेस्टिंग पर्पस। तो आगे जो पर्पस रहेगा पर्टिकुलर कोड का, या आपको बोला है कि ये कोड रिमूव करना है या ये कोड इग्नोर करना है, तो आप कमेंट लिखते हो ऐसे वो पर्टिकुलर कोड के पास, तो कंपाइलर भी उसे इग्नोर कर देता है। बस इतना है। HTML में भी कमेंट्स होते हैं। HTML में कमेंट्स कैसे करते हैं? इस तरीके से, ये वाला साइन है इसका, ये देखो जो मैंने डाला, इसको भी उस तरीके से आप कर सकते हो। ये ऐसे डबल लाइन, HTML का कमेंट इस तरीके से होगा। इसके अंदर जो भी लिखोगे वो एज अ कमेंट रहेगा। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कमेंट्स के बाद आज हमारा क्या डिस्कशन करना है? कमेंट्स और वेरिएबल्स। वेरिएबल के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो वेरिएबल क्या है? सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो जो भी अल्फाबेट्स जोड़ के बनाएंगे
वो हम लोग वेरिएबल कह सकते हैं। इसका मकसद यानी पर्पस क्या है, जो भी प्रोग्राम के अंदर डेटा स्टोर करेंगे वो हम घर के ग्लास के अंदर रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं डेटा, हमें कंप्यूटर पे काम करना हो तो डेटा कहाँ रखेंगे हम लोग? ग्लास के अंदर। लोकल कंप्यूटर। ग्लास के अंदर रखेंगे तो काम नहीं होगा क्या डेटा को? हम्म, ग्लास के अंदर रखेंगे तो काम होगा क्या? डेटा को रख सकते हैं क्या डेटा को ग्लास के अंदर, नो या सर। चाय चाय के कप में? नहीं नहीं सर। नहीं। कहाँ पे रखना होता है, स्टोर करना होता है डेटा? टेक्निकली मेमोरी के अंदर आपको वो डेटा को स्टोर करना पड़ता है। हमें डेटा पे कंप्यूटर बना है, एप्लीकेशन बना किस लिए, सॉफ्टवेयर बनता किस लिए? डेटा पे काम करने के लिए। और वो डेटा स्टोर कहाँ पे किया जाता है? मेमोरी के मेमोरी। अंदर स्टोर किया जाता है। मेमोरी नथिंग बट उसे क्या कहते हैं हम लोग? रैम कहते हैं। अभी मोबाइल के जमाना आ गया है तो आप सब लोगों को रैम के बारे में तो पता है ही है। तो ये डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? रैम रैम। के अंदर। तो इसका, हाँ, रैम के अंदर ये स्टोर होता है। मैं टेक्निकली ज्यादा जाते हुए मैं प्रिंट में आप लोगों को ऐसे डिस्प्ले करा के देता हूँ। शायद आपकी जो चिप है मोबाइल के अंदर इस तरीके से दिखाई दे, छोटी सी चिप हो। इसे हम लोग रखते हैं इसका रैम नाम। और जो भी डेटा हम लोग रखेंगे जैसे कि 10, 20, ये पर्टिकुलर एक जगह पे आ जाता है ऐसे। देखो ये पर्टिकुलर जगह पे आ जाता है ऐसे। और ये वाला लेट्स सी, मैं अलग अलग ले लेता हूँ, कोई बात नहीं है। इस तरीके से अगर हमें डेटा रखना है तो ये मेमोरी में इस तरीके से डेटा जाएगा, स्टोर होगा। लेकिन मेमोरी का एड्रेस जो है ना ऐसे रहता है, X F1 ऐसे। अभी आप मुझे बताओ, और वो बहुत सारे 6 7 8 डिजिट रहते हैं ऐसे। इसे हेक्स कोड कहते हैं, हेक्सा कोड में वो स्टोर रहता है। क्या अभी किसी डेवलपर को ये आइडेंटिफाई रहेगा, ध्यान रहेगा कि कौन से एड्रेस पे वो स्टोर हुआ है डेटा? ये डिफिकल्टी जाएगी। यस। तो इसके लिए प्रोग्रामिंग में एक इलाज किया है। उन्होंने कहा है कि जो डेटा आप स्टोर कर रहे हो ना, आप खुद ही उसका नामकरण कर लो। जैसे कि यहाँ पे डेटा रखा है तो आप इसका नाम रख सकते हो, जैसे कि num1। यहाँ पे डेटा रखा है तो आप खुद ही इसकी, ये जो डेटा मेमोरी के अंदर रखा है तो आप इसको भी जो भी देना है, num1 रखा है तो num2 रखा है, num2 कर देते हैं इसे। तो वेरिएबल क्या होता है? जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं। कहाँ पे डेटा स्टोर होता है? रैम के अंदर डेटा स्टोर का होता है। कहाँ पे डेटा स्टोर होता है ये? रैम के अंदर। रैम के अंदर डेटा स्टोर होता है। रैम के अंदर डेटा स्टोर होता है, लेकिन प्रोग्रामेटिकली हमें उसे इस्तेमाल भी करना है। तो वो पर्टिकुलर लोकेशन को हम एक नाम दे देते हैं। और ये जो नाम होता है, इस नाम को क्या कहा जाता है? वेरिएबल। वेरिएबल कहा जाता है। हाँ, तो इसका डेफिनेशन देखो, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डेटा दैट नेम, उस नाम को, दैट नेम वी कॉल्ड वेरिएबल। क्या आप लोगों को वेरिएबल कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। यस सर। सूरज, विशाल, यस सर। यस सर। आरती, यस। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी वेरिएबल, वेरिएबल बहुत ही सिंपल है। इसको इस्तेमाल करने के लिए, वेरिएबल को इस्तेमाल करने के लिए हमें 3 चीजें करनी होती है। वेरिएबल बनाने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए हमें 3 चीजें करनी होती है। पहला है डिक्लेरेशन, दूसरा है डिफाइन और इनिशियलाइजेशन, और तीसरा है यूज करो, इस्तेमाल करो उसका। बस ये 3 चीजें हैं।
और इसका तीसरा और मेन जो होता है वो उसका स्कोप भी होता है। स्कोप यानी उसकी लिमिटेशन, कहाँ तक वो चला जाएगा आगे या कहाँ तक अवेलेबल रहेगा, ये सारी चीजें। तो वेरिएबल में फाइनली, वेरिएबल आप समझ गए, डेटा स्टोर करते हैं हम रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर, और जहाँ पे वो डेटा स्टोर होता है उसको हम लोग कुछ नेम देते हैं, उस नेम को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। लेकिन फिर ये वेरिएबल बनाएंगे कैसे? तो कितनी स्टेप्स है बनाने के लिए? आपको 3 स्टेप का पता होना बेहद जरूरी है। तो डिक्लेरेशन कैसे करते हैं? तो डिक्लेरेशन का मैं एक रूल बता देता हूं, यानी कि सिंटैक्स। रूल का मतलब होता है सिंटैक्स। यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना होता है स्कोप ऑफ वेरिएबल, स्कोप एंड वेरिएबल नेम, दो चीजें। डिक्लेरेशन करने के लिए आपको क्या क्या देना होता है? पहले डिक्लेरेशन करने के लिए क्या देना है आपको? स्कोप, स्कोप। और उसके बाद क्या देना है? वेरिएबल नेम। नेम। जो वेरिएबल नेम देना है, जैसे कि, नेम। हाँ जैसे कि सिलेक्टर में जैसा था वैसे ही ना सर? अभी, जैसे कि प्रॉपर्टी। जैसे हम लोग यहाँ पे लेते लेट फर्स्ट नेम। अभी लेट, ये स्कोप है, लेट जो है ना ये स्कोप है। लास्ट नेम, लेट रोल नंबर, लेट ईमेल। अभी चलिए बताइए, कार के रिलेटेड हमें डेटा स्टोर करना हो तो क्या क्या चीजें हमें देनी पड़ेगी, बताइए। कार के रिलेटेड कार का नाम। लेट कार नेम, या मैं फिलहाल लेट नहीं दे देता, कार नेम, लेट्स सी कार नेम, मॉडल नंबर। मॉडल नंबर। कार मॉडल नंबर, प्राइस। कार प्राइस। क्वालिटी। क्वालिटी नहीं कह सकते यार, इंजन या कुछ। नेम प्लेट सर। डीजल चैसी है। नंबर। ठीक है, तो ये ऐसी सारी चीजें, तो आप लोग ये तो समझ गए हो। जहां जहां पे पर्टिकुलर डेटा है उसकी ये प्रॉपर्टी या फील्ड, अब जो भी कहना चाहे, तो ये एक तरीके से डिक्लेयर हुआ। इनिशियलाइजेशन का मतलब है या डिफाइन का मतलब है कि आप इस तरीके से इसके अंदर इक्वल टू कार प्राइस का वैल्यू भरोगे। डिक्लेरेशन का मतलब है डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, कि आपके प्रोग्राम में कितने वेरिएबल होने चाहिए वो डिक्लेयर करना, और वो वेरिएबल के अंदर वैल्यू को भरना। मतलब मैंने ये जो वैल्यू है इस वेरिएबल के अंदर डाल दी है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसी चीज को वेरिएबल। हम लोग इनिशियलाइजेशन या डिफाइन या डेफिनेशन कह सकते हैं। ठीक है, देखो, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए लेट या फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी वेरिएबल का नाम आपको देना है, भरने के लिए क्या चाहिए? उसके अंदर वैल्यू भरने के लिए आपको वेरिएबल का नाम और उसके अंदर जो भी वैल्यू भरनी है वो वाली वैल्यू, लास्ट नेम। इस तरीके से आप इसे भर सकते हो। क्या आपको ये पता चल गया है कि कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, कैसे वेरिएबल के अंदर वैल्यू भरते हैं? और तीसरा तरीका एवं अंतिम तरीका होता है स्कोप। स्कोप में 3 पॉइंट है, लेट, कॉन्स्ट एंड वेर। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। तीन चीजें जो मैं अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आप लोगों को आपके सामने, और आप मुझे हेल्प करोगे उसे लिखने के लिए। सर नेम का कैपिटल डालते हैं, हाँ, जरूरी कैपिटल लिखना है? उसका रूल्स भी है, उसका रूल्स भी बता देता हूँ, बेटर होता है वो रीडिंग करने के लिए।
नेमिंग कन्वेंशन में आता है वो। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर रहा हूँ लेट नेम, या बताइए वेरिएबल किसी भी मोबाइल के बारे में जानकारी बताइए मुझे, लेट उसकी प्रॉपर्टी बताइए। ब्रांड ओप्पो। ब्रांड, ठीक है, इसकी वैल्यू लिख देते हैं ओप्पो। एक साथ भी कर सकता हूँ लेकिन मैं अलग अलग करूंगा। ठीक है, ब्रांड, इसके अंदर मैंने वैल्यू भरनी है इक्वल टू ओप्पो और कंसोल डॉट लॉग ब्रांड। अभी इसमें से बताइए डिक्लेरेशन लाइन नंबर कहाँ पे हुआ, इनिशियलाइजेशन कहाँ पे हुआ, और मैंने उसे डिस्प्ले लाइन नंबर कितने में किया, बताइए। फर्स्ट वाली लाइन डिक्लेरेशन Declaration, second initialization, brand Oppo. और थर्ड लाइन डिफाइन कर रहे हो, उसकी मतलब क्या है? ये वाला, ब्रांड ये डिफाइन यानी इनिशियलाइज किया वैल्यू को, और यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर दिया। तो ये रन करने के बाद कैसे दिखेगा, ये देखो, नोड और वेरिएबल, यस, ऐसे। बस इतना ही सिंपल है, डिक्लेयर करना, डिफाइन करना। बट शब्द जो होते हैं ना वो नए होते हैं, डिफाइन, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को भरना, उसे इनिशियलाइजेशन कहते हैं। भरेंगे तो वो मेमोरी अलोकेट हो जाएगी। मतलब थोड़ा सा और टेक्निकली नहीं जाऊंगा मैं। डिक्लेरेशन का मतलब होता है डिक्लेयर अ जस्ट वेरिएबल, डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, और यहाँ पे फिलिंग वेरिएबल वैल्यूज, ये टर्म है। कोई क्वेश्चन है आप लोगों को सर रिगार्डिंग? हाँ, सर वो फर्स्ट नेम के आगे जो इक्वल दिया है ना, उसके आगे जो कॉमा में अपन लिखते हैं वो हम्म, इनिशियलाइजेशन नहीं होगा ना सर? वो अगर कॉमा के हो आगे जाएगा, नहीं दिया तो? हो गया ना इनिशियलाइजेशन, भर गया ना वो वैल्यू। कौन सा वाला बोल रहे हो, लाइन नंबर बताओ इसमें। 49 लाइन नंबर है सर। हाँ, यहाँ पे भर दिया ना, वैल्यू भर दिया ना, फर्स्ट नेम में नहीं मैंने सर, वैल्यू। अगर आपने इक्वल टू के आगे वैल्यू नहीं भरी तो इनिशियलाइजेशन नहीं नहीं होगा ना उसमें? नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने इक्वल टू नहीं, मतलब ऐसा सिर्फ इतना इक्वल टू नहीं दे सकते, आप छोड़ दिया आपने, तो वो कुछ भी नहीं है, मतलब वो नहीं हुआ इनिशियलाइज, इससे कुछ ओके भी नहीं होगा वो है। क्या आप लोगों को ये क्लियर है एवरीथिंग? कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। नो, वेरी गुड। तो ये वेरिएबल्स है आप लोगों के लिए, आज के लिए प्रैक्टिस जो है, शायद आप लोगों को इतना डिफिकल्ट ना जाए या कुछ कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा कम ही ले लूंगा। लेकिन सर मैं ऐसे भी कितना? कर सकता हूँ, num1 इक्वल टू 10, लेट्स सी num2 लेट num2 इक्वल टू 20। मैं ऐसे भी, मतलब डिक्लेरेशन एंड डिफाइन एक साथ कर रहा हूँ मैं। लेट सम इक्वल टू num1 प्लस num2, दोनों चीजें। कंसोल डॉट लॉग, इसका आउटपुट कितना आएगा? 30। ये आप लोगों को समझ में आया है क्या? लेकिन आगे तो पढ़ा नहीं, लेकिन क्या लगता है आपको? बिना पढ़ाए तो मैंने बता दिया, लेकिन आपने 30 आंसर बराबर से कैसे बताया? सर सही तो सम बताया। सम वाले किया तो प्लस प्लस होता है सर, सम।
सम का मतलब नहीं दोस्त, सम का नहीं, जैसे कि उत्कर्ष लिख देता हूँ यहाँ पे, अरिथमेटिक ऑपरेटर इससे कुछ मतलब ही नहीं है दोस्त, इससे कुछ मतलब ही नहीं ऐसे। एडिशन का यहाँ साइन पे हमने ऑपरेटर ये वाला प्लस वाला ऑपरेटर, ये वाली चीज हमने की है, ऑपरेटर की वजह से सर समझ में आ रहा है ये वाला जो कि एडिशन है। तो एडिशन क्या आप लोग आज के लिए ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ये सब कर सकते हो आप सब लोग? यस सर जो Yes, sir. नए हैं, खास करके जो रिपीट नहीं कर रहे हैं, नए लोग हैं, विशाल आप पहली बार कर रहे हो ये, यस सर तो आपको इसमें कोई डिफिकल्टीज है? नहीं या सूरज? सर ये जो नंबर में वैल्यू नहीं थी सर। आपने 10 वो कॉलन में नहीं देना पड़ेगा ना? नहीं, कोलन में देने की जरूरत नहीं है, ये आगे हम डेटा टाइप के इस पे सीखने वाले हैं कि अलग अलग वैल्यूज, कितनी तरह की अलग अलग वैल्यूज होती है, हम लोग उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो सारी चीजें आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। सर आज इसमें हमें हम्म? ब्राउजर पे प्रिंट करना हो तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से कर सकते हैं हाँ, लेकिन उसके लिए ब्राउजर पे प्रिंट करने के लिए आपको कोई भी HTML फाइल। index.html फाइल होना बेहद जरूरी है, और वो वेरिएबल वाली जो फाइल है वो आपको, या मैं करके भी दिखा देता हूँ उसे, कोई बड़ी बात नहीं है। वेरिएबल डॉट HTML, नाम कुछ भी ले सकते हो बट फिर भी, और यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। कैसे जोड़ोगे आप वो फाइल को? यहाँ सर SRC और जो भी आपका वेरिएबल है, लेकिन नहीं मिलेगा क्योंकि मेरी जो HTML की फाइल है वो बाहर की बाहर तरफ है, और ये Notes. JS फोल्डर रहेगा। JS फोल्डर के अंदर मेरी शायद notes में। वेरिएबल डॉट, नोट्स के अंदर नहीं, बाहर ही है वो, नोट्स अंदर है, ठीक है। और इसे मैं जब रन करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे जो मैंने कंसोल डॉट लॉग किया है, मैं यहाँ पे अलर्ट भी कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी कर सकता हूँ, आपकी चॉइस है ऐसे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है लास्ट सेशन में अलग अलग इसके लिए। ओपन विथ लाइव सर्वर का कौन सा रन किया यार, मैंने गलत कर दिया, शायद से वेरिएबल वाला करना था। आंसर आया बराबर से, यहाँ पे दिख रहा है। यस सर। यस सर अगर यही मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ तो क्या होगा? कंसोल में दिखेगा। कंसोल में दिखेगा। तो कंसोल कहाँ पे है? यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। ऐसा बैकएंड में बोल सकते हैं ना, उसे बैकएंड में प्रिंट करने के लिए हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे और डिस्प्ले पे करने नहीं, के लिए बैकएंड नहीं बोल सकते। बैकएंड वर्ड का मतलब होता है सर्वर, है वो बिहाइंड द सीन, लेकिन हम लोग बैकएंड तभी बोलते हैं उस चीज को कि सर्वर वाला जो डेटा रहता है ना, वो प्योरली बैकएंड होता है। तो इसलिए बैकएंड वर्ड यहाँ पे टेक्निकली यूज करना सही नहीं कहेगा ऐसे। आप पर्टिकुलर लोकेशन पे भी कर सकते हो, जैसे कि कल आप लोगों ने सीखा है पर्टिकुलर लोकेशन पे, जैसे कि ये H1 है हेलो, और H2 के अंदर जैसे कि H2 और क्लास नहीं, ये यूज कर लेता हूँ 1। तो यहाँ पे मुझे अगर डेटा दिखाना है तो मैं कैसे कर लेता हूँ? इसके अंदर क्या करना होता है मुझे वो डेटा दिखाने के लिए? डॉक्यूमेंट डॉट गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी है, इसलिए इनर आईडी, एचटीएमएल और यहाँ पे वो आईडी का जो भी नाम है, और यहाँ पे बाहर आके करना होगा इनर एचटीएमएल इनर के एचटीएमएल बारे में, और जो भी वैल्यू हमें प्रिंट करानी है वो ऐसे। तो ये सारी चीजें हमने कर ली है। कल के सेशन में, जो कल सेशन होगा, संडे है फिर भी होगा, तो क्या लगता है आप लोगों को